नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत कोरोना वायरस से कर रहे हैं। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका के बाद दुनिया के तकरीबन 33 देशों तक पहुंच चुका है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कई देशों में दस्तक देते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तक जा पहुंचा है। नए वेरिएंट से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों के मन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई सवाल हैं। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर आगरा में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने यहां पर विदेशी नागरिकों को लेकर सख्ती बढ़ती है और सख्त आदेश जारी किए हैं। पिछले 15 दिनों में करीब 150 विदेशी नागरिक यहां पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट पर है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को लेकर जिला प्रशासन कितनी गंभीर है, आइए जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो स्वराज एक्सप्रेस शुरू से ही अपने तमाम दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि देखिए, पैनिक होने की और घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एहतियात आपको बरतना होगा और इन्हीं छोटे छोटे एहतियात से आप इस नए वेरिएंट से भी लड़ने के लिए सक्षम हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मास्क लगाना होगा। मास्क के साथ आप लोगों को हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करना होगा। 2 गज की दूरी का पहले की तरह अभी भी पालन करना होगा। देखिए, कोरोना अभी गया नहीं था और इस न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ने और ज्यादा खतरा बढ़ा दिया है और इस खतरे की वजह से लगातार दहशत का माहौल बना है। सबसे पहले तो जिन लोगों को पहला डोज वैक्सीन का लग चुका है वो जाएं। अगर उनका सेकंड डोज का वक्त आ रहा है तो सेकंड डोज का लगवाएं। और जिन लोगों ने अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाया है, कृपया करके अपने घरों से निकलें और पहले वैक्सीन के डोजों को लगवाएं। मास्क को हमेशा लगाइए। 2 गज दूरी का पालन हमेशा कीजिए और इसके साथ ही हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, क्योंकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। विकास सिंह सोलंकी व्यावसायिक राजधानी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भोपाल की राजधानी से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। तमाम सहयोगियों से चर्चा का दौर शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले रुख हम इस वक्त विकास सिंह सोलंकी का इंदौर से करते हैं। विकास, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, हम अपने सहयोगी के पास जाएंगे और चर्चा हम लगातार करेंगे कि किस तरह से ये नया जो वेरिएंट है वो किस तरह से कहर बरपा रहा है। अरविंद हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर पहले से ही दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, उसके बाद अब इस नए न्यू वेरिएंट ने अरविंद जी किस तरह से कहर बरपाना शुरू किया है, इसको लेकर संस्कारधानी के क्या माकूल इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे पहले जो केस सामने आए थे वो संस्कारधानी जबलपुर से ही सामने आए थे और इस न्यू वेरिएंट को लेकर भी लोगों में अब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह है। लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था, जो कि हम सेकेंड लहर में कोरोना के भेज चुके हैं। जबलपुर की तैयारियों की हम बात करें तो यहाँ पर तैयारियां बेहद सख्त तरीके से यहाँ पर लागू कर दी गई है। सबसे पहले तो जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनका सीधे एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग हो रही है। उनके RT-PCR जो रिपोर्ट साथ में लेकर आ रहे हैं उसे 2-2 बार जांचा जा रहा है। जो लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनका बराबर RT-PCR टेस्ट वही एयरपोर्ट में ही किया जा रहा है। इसके बाद जो अभी तक किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं किया गया वो जबलपुर में लागू किया गया है। जबलपुर में साउथ, स्पेशली कर्नाटक, जहाँ से ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं, वहां से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनके जितने भी रेल यात्री जबलपुर में उतर रहे हैं उन सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी प्राथमिक जांच की जा रही है और ये स्वास्थ्य विभाग का अमला वहां पर कर रहा है। 24 घंटे वहां पर टीम तैनात कर दी गई है रेलवे प्लेटफॉर्म पर और वहां पर जो भी संदिग्ध यदि यात्री लगेगा
तो उसे तुरंत उसका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसको जबलपुर शहर के अंदर प्रवेश, प्लेटफॉर्म के बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह से ये बहुत सख्त प्रयास है जो कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा जबलपुर में किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि शायद जबलपुर के अलावा किसी दूसरे शहर में अभी तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर RT-PCR टेस्ट या किसी और तरह की जांच का प्रावधान किया गया हो ओमिक्रॉन को लेकर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर में बड़ी सख्त तैयारियां हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चेक किया कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट जो कि जिला अस्पताल में बनाया गया था नया और पुराना, मेडिकल में जो पुराना चल रहा था और उसके बाद फिर जो नया बनाया गया था, कुल मिलाकर 4 ऐसे सरकारी ऑक्सीजन प्लांट हैं जहां से ऑक्सीजन सप्लाई होती है अस्पतालों को। उनका तुरंत निरीक्षण किया गया, उनका फिजिकल परीक्षण किया गया कि ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है या नहीं, प्रोवाइड करने में सक्षम है या नहीं। तो इस तरह से जिला प्रशासन ने उसको भी चेक किया, मीडिया के सामने चेक किया गया। चर्चा लगातार जारी रखेंगे। अरविंद जी, मेरे साथ आगरा से सहयोगी इस वक्त मनोज चाहर भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि आगरा वो ऐसी नगरी है जहां पर विदेशी सैलानी सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कोरोना का न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर कितना जिला प्रशासन और राज्य सरकार कितना एहतियात बरत रही है, क्योंकि विदेशी सैलानी सबसे ज्यादा आगरा में देखे जाते हैं, ताज की दीदार के लिए पहुंचते हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो विदेशों के साथ साथ अब भारत में भी मंडराने लगा है। 2 पॉजिटिव केस अब भारत से भी सामने आए हैं, जिसके चलते और ज्यादा स्थिति पैनिक होती जा रही है। वहां पे किस तरह के इंतजाम? बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक बार ताज नगरी आगरा में फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। लंबे वक्त तक आगरा में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं थे। इससे लोगों ने न सिर्फ राहत महसूस की बल्कि आम जनजीवन भी एक सरल तरीके से जीना शुरू कर दिया था। पटरी पर आ गया था, बाजारों में भी भीड़ लगना शुरू हुई थी। एक बार फिर ओमिक्रॉन की कर्नाटक में दस्तक के बाद आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लंबे अंतराल तक कोई भी कोरोना का मरीज आगरा में नहीं था और सबसे पहले पोलैंड का एक नागरिक आगरा में आया था पर घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। उसको वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसको जो संपर्क में 50 लोग आए थे उनकी स्वास्थ्य विभाग ने लगातार सैंपलिंग की और सैंपलिंग में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्टिव हो गया, टीमें गठित कर दी गई हैं। जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, बाहर से जो भी पर्यटक आ रहे हैं, उन सभी पर्यटकों को RT-PCR किया जा रहा है। और आगरा में एक PSC जवान जो छुट्टी पर आया था वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है। तो रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई भी ऐसी स्मारक हो, उसके आसपास बस स्टैंड हो, उसके आसपास स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सैंपलिंग कर रही हैं और जो भी संदिग्ध नजर आता है उसको क्वारंटाइन कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर आगरा के अंदर जिस तरीके की जो राहत मिली हुई थी उसको लेकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मनोज, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में एक गाइडलाइन जारी हुई है और साथ ही जिला प्रशासन के जरिए एक गाइडलाइन को भी जारी किया गया है कि जिन लोगों को कोविड है, जो कोविड पॉजिटिव है, अब वो होम आइसोलेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको अब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना होगा, क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। क्या इस तरह के निर्देश, क्या इस तरह की गाइडलाइन उत्तर प्रदेश में भी जारी हुई है? जिला प्रशासन ने इस तरह की कोई नई गाइडलाइन जारी की है क्या? क्योंकि न्यू वेरिएंट को लेकर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है और थर्ड वेव का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। वहां क्या स्थिति, वहां किस तरह से गाइडलाइन को जारी किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप सही कह रही है मैडम, जिस तरीके से आगरा के अंदर भी लगातार जो पहले से सुविधाएं पूरी की जा चुकी थी, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे SN मेडिकल कॉलेज हो या तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, उनको चिन्हित कर कोविड का एक नियमावली के तहत उनको चिन्हित किया गया था। उसको लेकर भी जो नया तीसरा जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया, उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने, चाहे वो ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र हो, उनके लिए आरक्षित बेड किया है, जिसको लेकर जो भी अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसको होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। वो निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ चिकित्सक है उनकी निगरानी में रहेगा। स्वास्थ्य CMO जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, उसकी निगरानी में रहेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग
जो जिस तरीके से एक्टिवनेस नजर आ रहा है, टीमें गठित कर दी गई हैं, टीमें लगातार जा जाकर सैंपलिंग कर रही हैं। अगर कोई सूचना देता है तो टीम लगातार स्वास्थ्य विभाग की वहां पहुंचती है, सैंपलिंग करती है और उनको इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उचित उनको उपचार दिया जाता है, जिससे कि इसको रोकने में कामयाबी हासिल हो। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकास सिंह सोलंकी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पे न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह से जिला प्रशासन तैयार है, एहतियात बरत रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था। तो मेरे 4 सहयोगी 4 जगहों से जुड़े हुए हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह से जी बात कीजिए। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर प्रथम लहर हो या सेकंड लहर हो, उसके अंदर देखने में आया था कि इंदौर एक हॉटस्पॉट बन चुका था और बड़ी तादाद में जो है कोरोना के जो मरीज थे वो मिल रहे थे। उसका तीसरी लहर को लेकर जो संभावना ओमिक्रॉन को लेकर व्यक्त की जा रही है, उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग हो, जिला प्रशासन की टीम हो, चाहे नगर निगम की टीम हो, सभी सतर्क नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो एयरपोर्ट है उस पर पाबंदियां कर दी गई है। एयरपोर्ट से जो यात्री आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है। अगर जिस तरह संदिग्ध लगता है तो उसकी RT-PCR जांच भी की जा रही है। वही ये हाल रेलवे स्टेशन के अंदर है। रेलवे स्टेशन के अंदर भी जो मरीज आ रहे हैं, अगर संदिग्ध मिलते हैं तो उनकी RT-PCR जांच जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रदेश से बाहर से आने वाले जो मरीज है, खासकर कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों से जो मरीज आ रहे हैं उनकी RT-PCR जांच जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। वहीं लगातार जिस तरह से गली गली मोहल्लों में जाकर दूसरी लहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही थी, ऐसे ही अभी से ही शुरुआत कर दी गई है। जिस तरह से देखने में आया था कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई गोलियां जो कोरोना को लेकर थी उसकी किल्लत थी, उसको लेकर भी जिला प्रशासन अभी से सतर्क नजर आ रहा है। सबसे पहले जो इंदौर शहर के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बने थे, उनका निरीक्षण अभी से शुरू हो गया। उनको देखा जा रहा है कि वो ऑक्सीजन जो बना रहे हैं उनकी क्षमता के अनुरूप बना तो रहे हैं। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही तो तुरंत उसकी दिक्कतों को दूर करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। कह सकते हैं कि दूसरी लहर से सबक लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम या जो अधिकारी वर्ग है। बहुत संक्षेप में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि ठीक है, ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण किया जा रहा है, फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसे कितने जिला चिकित्सालयों में ऐसे कितने ICU है जहां पर बाईपैप मशीन नहीं है, या मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों में जो वेंटिलेटर हैं वो अभी भी मुकम्मल स्थिति में नहीं है, बहुत सारे तो बंद पड़े हुए हैं, बहुत सारे काम नहीं करते हैं। फिजिकली वेरिफिकेशन में क्या कुछ खामियां पाई गई हैं, और जिन जिला चिकित्सालयों के ICU वार्ड में बाईपैप मशीन नहीं है, क्या उनको मंगा लिया गया है? क्या व्यवस्थाएं वाकई में मुकम्मल है? बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से व्यवस्था मुकम्मल करने का काम जो है प्रशासन कर रहा है, लेकिन देखा जा सकता है कि आज भी जो प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है उसके अंदर वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन जो मशीन है उसकी कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर देखी जा रही है। स्वराज एक्सप्रेस अपनी खबरों में पहले भी बता चुका है कि जो इंदौर का PC सेठी अस्पताल है वह जो सरकारी तंत्र है उसकी लापरवाही के कारण उसका ऑक्सीजन प्लांट अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। उसके अंदर बिजली सप्लाई नहीं दी पा रही थी। जो ऑक्सीजन प्लांट है ठीक है, वाकई में बिजली सप्लाई उस वक्त नहीं हो पा रही थी। उस वक्त जिस तरह से हमने वार्डों में आग लगी हुई थी और उसके बाद जो कोरोना पेशेंट पे कहर बरपा था वो भी हमने देखा था। तो इलेक्ट्रिसिटी फायर सिस्टम को कितना दुरुस्त किया है इस तरफ भी गौर करना होगा। दिलीप साहू मेरे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो छत्तीसगढ़ प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार एक नजीर बनकर उभरी थी, उसने एक नजीर पेश की थी सबके सामने। क्या इस न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भी जो नया न्यू वेरिएंट आया है इस बार भी छत्तीसगढ़ सरकार एक नई नजीर पेश करेगी देश के सामने? अन्य राज्यों के लिए इतनी पुख्ता तैयारी है? जी रस्क, ये तो सरकार की तरफ से अभी से सभी जिला कलेक्टरों को और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी CMHO को आदेश जारी कर दिया गया है कि नई ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आ रही है
इसके लिए जांच और सारे चीजों की व्यवस्थाएं हो। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि जो नए वेरिएंट की जो बात की जा रही है, ये विदेशों से आ रहे हैं और इसको लेकर एक खास बात यह है, अभी कल ही जो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जितने लोग विदेश से के दौरे से आए हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें 239 लोगों की सूची सौंपी गई है। लेकिन इस सूची में यह है कि वो कौन कौन से देश से यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि क्योंकि वहां कौन से एयरपोर्ट से आए हैं इसकी जानकारी है, लेकिन यहां आने के बाद 20-25 लोगों का नंबर भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कल जो यूके और मालदीव से जो लोग लौटे थे बिलासपुर में, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आरटीपीसीआर की। हालांकि उनको फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तत्काल भुवनेश्वर भेजा गया है। लेकिन इस तरह से जो ये कॉम्बिनेशन, एक समन्वय होना चाहिए राज्य और केंद्र के बीच में, वो उसमें काफी भिन्नता नजर आ रही है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कहीं बाहर से आ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर चेक होना चाहिए, उसके बाद भी आने देना चाहिए देश के अंदर। अगर देश के अंदर आ रहे हैं तो केवल आप सूची भेज दे रहे हैं, आप कौन से देश से वो आए हैं, कहां से होके आए हैं, इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो देशी नागरिक है, विदेशी नागरिक है, क्या है, कैसा है, तब ये राज्य सरकार उसको अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएगी। राज्य सरकार के जो चिकित्सा विभाग है, ये डॉक्टर सुभाष मिश्रा जो महामारी प्रबंधन के डायरेक्टर है, उनका कहना है कि 239 लोगों की सूची उनको मिली है, लेकिन इनकी कलेक्टरों के माध्यम से, पुलिस की मदद से उनके पास पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है पासपोर्ट के आधार पर। लेकिन बहुत सारे नंबर के, बहुत सारे लोगों के जो फोन नंबर से वो बंद है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सारी दिक्कतों को जब तक दोनों एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, अगर समन्वय नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है वो फैलेगा प्रदेश में। हालांकि अपने स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। पहला जब लहर आया था तब काफी व्यवस्थाएं की गई थी, काफी नजीर बना था। लेकिन दूसरे जो लहर आई थी डेल्टा वेरिएंट, आपसे भी सवाल मेरा वही है जो मैंने विकास से पूछा था कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिला चिकित्सालय हैं जहां पर जिनके आईसीयू वार्ड में बाईपैप मशीन नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में जो वेंटिलेटर हैं वो बहुत पुराने हैं, और जो नए वेंटिलेटर आए उनमें से बहुत सारे वेंटिलेटर तो ऐसे हैं जो अभी भी रेडी कंडीशन में नहीं है। वहां क्या स्थिति है? जी रस्क, यहाँ भी वही हाल है, क्योंकि जो पीएम केयर के तहत बहुत सारे वेंटिलेटर यहाँ सप्लाई किए थे, करीब 169 वेंटिलेटर, उसमें से करीब 70 वेंटिलेटर खराब स्थिति में थी। जो दूसरे लहर के समय हमने देखे हैं, बहुत सारे मरीजों को लगाया गया था, वो खराब वेंटिलेटर की वजह से भी बहुत सारे मरीजों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ये स्थितियां है। और अभी भी जब एक बच्चों का एक हॉस्पिटल शुरू किया गया था, वहाँ भी बहुत सारे वेंटिलेटर रखाए गए थे। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वहाँ गए थे तो देखे थे, और डॉक्टरों से बात किया तो उनका कहना है कि इसको, इन जो वेंटिलेटर, खराब वेंटिलेटर है जो पीएम केयर्स के फंड के द्वारा यहाँ सप्लाई किया गया है, उन वेंटिलेटर्स को रिपेयरिंग करने वाले यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। इसके लिए कई बार केंद्र को लिखा गया है, इसके बावजूद वहाँ से कोई जवाब नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर पर। अरविंद जी, वेरिएंट नया है लेकिन कहानी वही पुरानी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वेरिएंट नया है लेकिन कहानी वही पुरानी है। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी हुई है, वो ये कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने हमको ये बता दिया है कि किस तरह से इससे हमें दूर रहना है, बचना है। यानी कि आम जनता को, तो आम जनता अपने प्रिकॉशंस लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, ये एक अच्छी बात है। इस बार सरकार को जबरदस्ती करने की या जुर्माना जबरदस्ती थोपने की या सड़क पर खड़े होकर कार्रवाई करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। जितनी समझाइश या जन जागरूकता अभियान या हमारे द्वारा, आपके द्वारा, चर्चा के द्वारा जो जनता को बताया जा रहा है, उसकी वजह से जनता खुद सतर्क हो गई है। लोग अब ज्यादा बड़ी तादाद में लोग मास्क पहनकर सड़कों पर निकलते हुए दिख रहे हैं। सतर्कता के बीच एक चिंता वाली बात यह है, स्कूलों को ओपन कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजों को ओपन कर दिया गया है, परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं, कोई गाइडलाइन आई नहीं है। और जो स्थिति हम फर्स्ट स्ट्रेन में देख रहे थे, कि वही कंडीशन हम अभी देख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया गया है, मैनुअली एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है। और अगर ये वेरिएंट कहर बरपाता है तो क्या बीच में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा? मध्य प्रदेश शासन ने एक बात तो साफ कर दी है कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन प्रदेश में नहीं रहेगा, भले ही स्थितियां कितनी भी बिगड़े। एक बात तो साफ है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे और आपके व्यवहार के ऊपर है, और शासन की उस तमाम जिम्मेदारी ये भी है
कि वो अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर ले। रही बात स्कूलों की, तो स्कूल में चूंकि पहले से वो पैटर्न घोषित कर दिया गया था। अरविंद जी, यहाँ मैं समझने की और दर्शक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने कह दिया क्लियर कट कि कंडीशन कैसी भी आ जाए हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। केसेस बढ़ते हैं तो फिर क्या नई व्यवस्था क्योंकि अगर आपने सब कुछ ओपन कर दिया है, हम देख रहे हैं कि लोग उस तरह से अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकंड डोज नहीं लगवा रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का एक सिंगल डोज नहीं लिया है। इस कंडीशन में अगर ये वेरिएंट अगर और ज्यादा फैलता है और ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या? कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई थी, अगर 1 लाख लोगों की मौत हुई है तो शासन, प्रशासन और राज्य सरकार सिर्फ 2,500 लोगों को मान रही है कि हमने कोरोना की वजह से सिर्फ 2,500 लोगों की मौत हुई है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए फिर? देखिए, इसमें बिल्कुल साफ है और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एकदम साफ बात रखी गई है और ये कहा गया है कि यदि इस तरह का ओमिक्रॉन का यदि किसी तरह का बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी अपने स्तर से कदम उठाती चली जाएगी। जैसे अभी स्कूल में हुआ है कि 50% उन्होंने नए आदेश के तहत 50% से ही कैपेसिटी से स्कूल संचालित होंगे, लेकिन चूंकि परीक्षाओं का पैटर्न पहले से घोषित हो चुका था इसलिए वो ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया, सख्ती और बरती गई, शादी विवाह समारोह में भी संख्या कम कर दी गई है। तो इस तरह से यदि बातें ज्यादा बिगड़ती हैं, संक्रमण ज्यादा फैलता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से भी कठोर कदम उसके अनुसार उठाए जाते रहेंगे। इसलिए जरूरी यही है कि हम और आप सतर्कता बरतें, जो आम जनता है वो सतर्कता बरते तो हमें ऐसे कड़े कदमों को, ऐसे कड़े प्रावधानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त जो हम लोग देख रहे हैं, अब ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। मास गैदरिंग से लोग भले अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। शादी विवाह समारोह का चूंकि ये सीजन चलता है नवंबर माह पूरा, तो उसमें लोग शामिल हो रहे हैं बड़ी तादाद में। लेकिन यहाँ पर भी शायद 2022 में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं और इस वजह से मुझे शायद इस वजह से भी लॉकडाउन लगाने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है और मास गैदरिंग को भी शायद इस वजह से नहीं रोका जा सकता क्योंकि इन राज्यों में चुनाव है तो चुनावी प्रचार प्रसार और रैलियां कैसे होंगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि विकास अभी क्या स्थिति है, क्या वहां पे और किस तरह की चीजें देखने को मिल रही है? बहुत संक्षेप में, वक्त का अभाव है। निश्चित रूप से जिस तरह से ओमिक्रॉन का कहर दूसरे देशों के अंदर बरपा रहा है तो इंदौर के अंदर सख्ती जरूर कर दी गई है, लेकिन लापरवाही भी चरम पर है। अगर बात की जाए तो जो शहर के जो मुख्य बाजार है उनके अंदर बड़ी तादाद में जो है लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से दूसरी लहर के अंदर जो गलती की थी वह गलती वापस से इंदौर शहर के अंदर दोहराई जा रही है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, लगातार। दिलीप जी, इंदौर शहर के अंदर वही गलती दोहराई जा रही है, क्या रायपुर की क्या स्थिति है और क्या वाकई में इस बार चीजें अलग होंगी? हमें डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्स की, हमें एनएम की, इनकी कोई लापरवाही देखने को नहीं मिलेगी। वाकई में इस तरह के दावे कर सकता है जिला प्रशासन, राज्य सरकार? क्योंकि डॉक्टर का जो नेग्लिजेंस रवैया है वो सबसे ज्यादा हमने सेकंड वेव में ही देखा है। जी बिल्कुल रस्क, अभी क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है और उसको लेकर भी हमने कल देखा है जिस तरह से नामांकन के लिए रैलियां निकाली गई तीनों पार्टियों के द्वारा, कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस जोगी के द्वारा, लेकिन कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए या प्रॉपर सभी लोग मास्क लगाए हुए नहीं नजर आए। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आ रहा है, अगर ये घातक रूप से फैलना शुरू होगा तो ये चुनाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में ये चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 15 उपचुनाव अलग अलग जगह पार्षदों की वार्डों में भी हो रही, तो ये कहीं न कहीं ये भी एक कारण हो सकता है अगर फैलना शुरू हुआ तो। लेकिन जिस तरह से हालांकि फिर से शासन की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है, चौक चौराहे पर मास्क लगाने के लिए लोगों का अवेयर किया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है। उन पे रोको टोको अभियान के तहत उन पे रोक लगा देंगे, जुर्माना लगा देंगे, लेकिन जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वो किस तरह से उनको कैसे रोका टोका जाएगा, बड़ा सवाल यही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए दिलीप जी। अरविंद जी, आपका